विजिबल सर। हाँ विजिबल। तो ये बनाया किसने है, शिवानी एंड, ज्योति। हाँ ये बाकी लोगों का नहीं है, बाकी लोगों ने नहीं तैयार किया है। सर अभी सर पूरा नहीं हुआ है, तो सर पूरा करके आपको चारों का भेज देते हैं एक साथ। अच्छा ठीक है, मतलब ये कहने का, हेलो, हाँ सर। कहने का मतलब है कि जो लोग असाइनमेंट कर लेंगे उन्हें भी कुछ कंफ्यूजन रहता है, वो यस वो सर। वो कंफ्यूजन हम अभी दूर कर रहे हैं, अभी इस जो असाइनमेंट भेजा है शिवानी ने, ज्योति ने। यस सर। लेकिन जो लोग बनाएंगे ही नहीं उनको तो बिल्कुल नहीं क्लियर हो पाएगा। नहीं सर, बस आपको करके याद दे देते। ठीक है। सॉरी। हाँ शिवानी आप एक्सप्लेन करो, आपका केस है, शिवानी एंड ज्योति दोनों लोग मिलके करो आप। यस सर। यस सर। हाँ सर बताओ। कंप्लीटली रैंडम डिजाइन, उसमें केस नंबर 1 है, सपोज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वांट टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग on the understanding level of its student. In this case, 3 methods of teaching were adopted: is blackboard method, smart class, and हाँ blended mode. Is an independent variable in and measure in interval scale range from 1 to 10. The हाँ meaning is 1 is not like and 10 is are most like, and the student preference will be between the 1 to 10 scale. बिल्कुल The सही। tot the total student in the above case is 30. हाँ ठीक। ठीक है सर, इसमें बेसिकली नल हाइपोथेसिस है कि there is no significant difference of the three method of teaching on the understanding level of student, and the alternate hypothesis है कि there is a significant difference of the three teaching method on the understanding level of students. इसमें सर तीन जो ग्रुपिंग है वो बेसिकली 3 में है: ब्लैक बोर्ड मेथड, स्मार्ट क्लास एंड द ब्लेंडेड मोड। उस पे 1 वे एनोवा, और जो रिजल्ट आया है एफ स्टैटिस्टिक्स की, वो बेसिकली ग्रेटर देन है 0.05 से। इट मींस देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस मोड ऑफ टीचिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट। सर ये बेसिकली सीआर था, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। हाँ बिल्कुल सही आपने किया है। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया है, यहाँ पे कुछ आपने कुछ और लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हमने लिखा है। यस सर। कुछ सिग्निफिकेंस लैंग्वेज, वैल्यू से रिलेटेड लाइन लिखी थी, मतलब एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। हाँ जैसे आपने जो लिखा था थोड़ा सा चेंज हमने किया है। ठीक यस है सर। सर। आपने क्या लिखा था, हमने उसको सेकंड वाला नहीं चेंज किया है। आपने क्या लिखा था ये, एक मिनट, इसमें हमने चेंज कर ही दिया लग रहा है क्या। सर ये है हाँ एक्सेप्टेड। हाँ ये लिखा था आपने, एक्सेप्टेड लेवल सिग्निफिकेंस, यहाँ ऐसे नहीं लिखते हैं। यस सर। यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताना होता है कि एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, बस ये रिजल्ट होता है। ओके सर। और यहाँ पे जो सिंस लिखा है, सिग्निफिकेंस वैल्यू इज ग्रेटर देन पी वैल्यू, नहीं, पी वैल्यू ही ये है, पी जो 0.738 आई है वो पी यस। वैल्यू है। और 0.05 जो होती है वो हमारी सिग्निफिकेंस लेवल होती है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ लिखा है ना, तो ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा वर्ड। ओके सर। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या कौन सी सिग्निफिकेंस वैल्यू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी, पी इक्वल टू 0.738 इज ग्रेटर देन 0.05। और ये 0.05 है क्या, सर अल्फा। कॉमनली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड लेवल ऑफ, सिग्निफिकेंस। कॉमनली एक्सेप्टेड लेवल ऑफ
significant. Hence null hypothesis is accepted. Thus there is no effect of, ये तो जनरल लीनियर मॉडल का था प्रॉब्लम। वापस आते हैं फिर से। तो हमने क्या लिखा, सिग्निफिकेंस वैल्यू p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 कॉमनली एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सीरीज, हेंस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, thus there is no significant difference of the three teaching methods on the understanding of। तो समझ में आई क्या आपने गलती किया था? Yes, sir. बताइए। सर जो हमने इंटरप्रिटेशन लिखा था वो कंफ्यूजिंग था, जैसे आपने बताया, हम आगे से इसी मेथड को फॉलो करेंगे। हाँ, तो जैसे ये वैल्यू है, ये p वैल्यू होती है, जी और सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दे सकते हैं। ये ज्यादा क्लियर हो रहा है? जी सर। ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया यहाँ से? यस सर। तो ये कर सकते हैं। ठीक क्लियर हो रहा है? यस सर। आकाश नहीं है आज? सर आकाश, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, आपकी सर आवाज ब्रेक हो रही थी, आप क्या बोल रहे थे? हेलो। सर आवाज आ रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है बस। अच्छा, क्लियर आ रही है? हाँ सर, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। नहीं, हमारी तरफ से तो नेट क्लियर है इधर से। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इसको एक्सप्लेन करो, आप जनरल लीनियर मॉडल को। सर हमने सेम केस तो जनरल लीनियर मॉडल में लगाया था और हमने इसकी हाइपोथेसिस फॉर्म की थी। हमारी जो there is no effect of method of teaching on the understanding levels of the student, and उसकी alternate है, there is an effect of method of teaching on the understanding level of the student। ये हमने SPSS में लगाया, हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू वही सेम आई जो 1/n/over से आई थी। हाँ तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। सो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में हमने ये हाइपोथेसिस फॉर्म की थी। एक तो ये थी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ थ्री टीचिंग मेथड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर CR में की थी। हाँ और रैंडमाइज डिजाइन में एक ब्लॉक वेरिएबल यूज किया एज अ फील्ड स्टडी, कि हम स्टूडेंट्स को अगर उन तीनों मेथड्स के अलावा अगर हम उनको फील्ड स्टडी कराएं, मतलब उनको प्रैक्टिकल उनका वो बढ़ाएं, तो उससे क्या उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो फील्ड स्टडी को कैसे मेजर किया है? सर हमने फील्ड स्टडी के लिए ना सर 3 वो बनाए ग्रुप्स। अच्छा, उसमें जैसे हमने कौन सर कौन एक तो से? लाइब्रेरी, हाँ सर लाइब्रेरी, एक ठीक है। तो हम, और सर हमने दूसरा उसमें ऐड किया था इनोवेशन सेंटर, इनक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं जिसमें मतलब आपको प्रैक्टिकली करके बताया जाता है, वो एक्सपेरिमेंटल चीज है वो। ठीक। और सर एक और है, सर नीचे करिए, मुझे उसका तीसरे का नाम ध्यान नहीं है। फुल फैक्टोरियल आ गया। नहीं सर, फुल फैक्टोरियल से पहले ही है, यही इसी टेबल में। फील्ड एस
ये तो इंटरेक्शन वाला दिख रहा है। इंटरेक्शन वाला दिख रहा है सर इसमें तीनों। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके उस पे दिखाऊं कि एसपीएस पे? आपको याद नहीं अभी? मेरे कहने का तीसरा मतलब है, मेथड विद दिमाग। अच्छा दिवाली ये, तुम्हें याद है? ज्योति एक ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन था क्या? हाँ ऑब्जर्वेशन, यस सर हाँ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन था। हाँ तो कहने का मतलब वो भी नॉमिनल स्केल का भी वेरिएबल है ना, फील्ड स्टडी जो है। हाँ हम्म सर नॉमिनल स्केल के है। हाँ तो कहने का मतलब क्लियर हो गया कि हमारे एनोवा के लिए इंडिपेंडेंट या जो ब्लॉक है वो कैसे होने चाहिए? सर नॉमिनल स्केल नॉमिनल पे होने चाहिए। नॉमिनल स्केल के। और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए? स्केल। स्केल में मैट्रिक होना स्केल चाहिए, होना चाहिए। मैट्रिक स्केल में होना चाहिए। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, अगर इंडिपेंडेंट को हम मैट्रिक कर दें और डिपेंडेंट को ग्रुपिंग कर दें, तो कौन सा टेस्ट जी हमने बताया था? सर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस बताया था हमने, ठीक है। वहां जैसे एक केस जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे सपोज करो दो बिजनेस स्कूल का कंपैरिजन या तीन बिजनेस स्कूल का कंपैरिजन करना है लखनऊ शहर के। और हर भी स्कूल्स के हमने जो डेटा कलेक्ट किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में, वो मैट्रिक डेटा है। जैसे हर स्कूल में कितने क्लासरूम है, हर भी स्कूल में कितनी क्लासरूम है, हर भी स्कूल में कितने नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं, हर भी स्कूल में कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, हर भी स्कूल में कितने नंबर ऑफ इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, हर भी स्कूल में कितने कंप्यूटर लैब हैं, हर भी स्कूल्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये कैसा कैसा वेरिएबल है ये सब जितने भी मैंने अभी बोले? सर मैट्रिक। हाँ मैट्रिक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैट्रिक हो जाए और डिपेंडेंट अगर क्लासिफाइड हो जाए, ग्रुपिंग हो जाए, तो वहां पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस। हाँ, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ये हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब ये नॉन पैरामेट्रिक वाला ओवर हो जाएगा और नॉर्मेलिटी होमोजेनिटी ओवर हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन कनेक्शन पता होना चाहिए। जी क्लियर सर। हो रही मेरी बात? समझ में आ रही है कि हम क्यों यहाँ पे बता रहे हैं उसको? क्योंकि सर वो इसी का रिवर्स है। हाँ तो ये याद करना बड़ा आसान है कि रिवर्स ऑफ एनोवा इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। एक को याद कर लिया तो दूसरा अपने आप तैयारी हो गई। जी तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अलग से अगर 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 सपोज करो अलग हम पढ़ाते उसको डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस सेपरेट स्टडी पढ़ाते ना, तो आप दोनों भूल जाते या दोनों को अलग अलग आप याद करते। आपको लगता है कि दो 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 टॉपिक हमने डिस्कस किया है, वो दोनों एक ही तरह के टॉपिक हैं, दोनों को रिवर्स कर दिया, बस दो टॉपिक स्टडी हो गई। तो जैसे जैसे आप इसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आगे ये बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा, जब आपको डीप लेवल पे स्टडी स्टार्टिंग की होती है। जी क्लियर? यस सर। सर हमें आगे एक चलिए। डाउट था। हाँ बताओ। सर जैसे हमने जब वो सीआर डिजाइन लगाया था तो हमने अपने जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे जिससे हमने पूछा था, तो हमने उसमें स्केल पर पूछा था उनसे उनका। सीआर में क्या पूछा था? स्केल पर हमने उनसे वैल्यूज पूछी थी कि आप मतलब क्लासेस से रिलेटेड। और जब हाँ हमने हाँ। ब्लॉक वेरिएबल यूज किया तो सर हमने उसमें ग्रुपिंग करके फिर डायरेक्ट उसमें ग्रुपिंग के बेसिस पर उन्होंने मतलब रिप्लाई किया। ये हमने आपके ना पुराने वाले एग्जाम्पल को जब हमने उसी को ध्यान में रख के सॉल्व बनाया था एग्जाम्पल, तब भी हम हम्म। इस बात पर कंफ्यूज थे हमारी पानी की हमने इसमें क्यों वैसे उनसे रेटिंग क्यों नहीं करवाई है रिलेटेड टू फील्ड स्टडी। हमने ये क्यों करा है कि ग्रुपिंग करवा के और उनसे फिर पूछा है। यही था ना शिवानी confusion? यस सर। नहीं, जैसे हमने फील्ड स्टडी जो एक वेरिएबल ऐड किया है, जी जी उसकी भी तो हम रेटिंग उसकी भी तो रेटिंग हम करवाते ही है। मतलब हम कहने का मतलब दो वेरिएबल एक साथ उनको बता रहे हैं।
नहीं सर, कहने का ये मतलब है, सपोज पहले जो आईवीज थी, जब उनका रिस्पांस ले रहे थे तो आईवी में जो ग्रुपिंग थी उसको एक सीरियल वाइज में अरेंज कर लिए थे, जैसे 111 मान लीजिए प्रिंट में था, 2 फिर वो इंटरनेट था, 3 आपका होर्डिंग था, फिर हाँ। लास्ट में जब आपने मैगजीन ऐड किया था तो हाँ। उसका जब हम लोग रिस्पांस ले रहे थे तो उसको सीरीज वाइज में ना करके उसको किसी को 1 2 3 इस तरह कर दिए थे। तो क्यों वही सीरीज फॉलो नहीं किया गया था जब मैगजीन की भी कैटेगरीज बनी थी 4-5? मैगजीन में भी सर पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह करके फिर वो काम हमने वो उस मैगजीन पे भी ग्रुपिंग कि वन हम वॉग है, इंडिया हमें टुडे इस हमें टाइप हमें क्या मेजर करना है? प्रेफरेंस मेजर करना है। क्या मेजर करना है? रेफरेंस। प्रेफरेंस की रेटिंग करवानी है हमें, किसका? 1 to 10 स्केल पे। तो जैसे एक वेरिएबल हमारा ये है टीचिंग मेथड्स, वैसे ही आप दूसरा वेरिएबल समझो उसको, जो आपका फील्ड स्टडी है। तो फील्ड स्टडी एंड टीचिंग जो मेथड्स हैं, जी ये दोनों मिक्स करके रिस्पोंडेंट के सामने लेके जाना है। ओके सर, समझ गई। मेरी बात समझ रहे हो कि पहले को हम फील्ड स्टडी को दिखाया ही नहीं कुछ। अब हम क्या कर रहे हैं, जो 1 to 10 स्केल का उनको रेट कराना है, दोनों को दिखा के दोनों को क्लासिफाई करने के बाद आगे बढ़ना है। जैसे फील्ड स्टडी में आपने क्या रखा था? सर ऑब्जर्वेशन, लाइब्रेरी और इंक्यूबेशन सेंटर। एक्चुअली थोड़ा सा वो सही से बनाया नहीं आपने, फील्ड वाला लिखना चाहिए था उसको ठीक से, क्योंकि वो वेरिएबल में हमें मिसिंग लग रहा है इसमें। क्योंकि वो फील्ड के बारे में भी कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखानी चाहिए, जैसे कि आपने एक केस स्टडी ऐसे लिखा है ना यहाँ पे, यस सर, यस तो सर। ऐसा ही केस यहाँ पे बनाना चाहिए था आपको सेकेंड वाले में। सर हम इसको दोबारा से पूरा अपडेट करके आपको रीसेंड कर देंगे। यहाँ पे आपको केस बनाना चाहिए था, बकायदा यहाँ लिखना चाहिए था कि फील्ड स्टडी एज ए ब्लॉक से नहीं समझ में आ रहा है। फील्ड स्टडी ऐसी फील्ड स्टडी है क्या है? और फील्ड स्टडी में स्टडी जो वर्ड है ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है। हम तो स्टडी कर ही रहे हैं, उसमें उसमें फील्ड स्टडी लिख देने से और डबल डबल स्टडी हो गई। तो ये जो ब्लॉक वेरिएबल है यस वो सर। क्लियर नहीं है, उतना क्लियरिटी नहीं है इसमें। आप ऐसे समझो ना, जैसे सपोज करो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी है और उसकी लाइकिंग को हम मेजर कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, अभी आपने वो टेक्निक नहीं यूज की जो हमने बताया था कि विजुअलाइजेशन वाली। टीचिंग मेथोडोलॉजी आपने क्लियर किया, यस सर। और उस टीचिंग मेथोडोलॉजी जैसे बच्चे क्लास ले रहे हैं ऐसे समझो आप। क्लास कर रहे हैं, किस किस मोड पे क्लास कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक स्मार्ट बोर्ड, क्लास। स्मार्ट क्लास, मतलब ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है, स्मार्ट क्लास भी लगा हुआ है, और ब्लेंडेड मोड मतलब दोनों। यस सर। ठीक, एक क्लासरूम का इमेजिन करो। अब इसमें कौन सा वेरिएबल इंसर्ट करें ब्लॉक को, जिसकी वजह से उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में अंतर आएगा। उस कमरे में आप जाओ जहां पे क्लास चल रही है, तो क्या ऐसा चीज हम इंसर्ट करें कि जिससे लाइकिंग और डिसलाइकिंग में फर्क पड़ जाएगा उस क्लासरूम में? सर फील्ड स्टडी भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो ऑन द फील्ड जाके किसी चीज का प्रैक्टिकल एक्सपोज करते, एक्सपोजर उनका होता है, तो कहीं ना कहीं सर उनकी लाइकिंग लेवल पे चेंज आ जाएगा। उन्होंने ब्लैक बोर्ड में से वे से भी पढ़ा, स्मार्ट क्लास और ब्लेंडेड मोड, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हमने उनको फील्ड पे ले गए या लाइब्रेरी विजिट कराई, जो भी है, तो कहीं ना कहीं सर ये जो पहले के हमारे आईवीज पे उस पे तो डिफरेंस आ जाएगा।
कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी और भी बढ़ सकती है जब वो प्रैक्टिकल चीजों को देखे तो। हाँ, जैसे हमें फील्ड जो जो आपने फील्ड स्टडी लिखा है उस वेरिएबल को, जी इसको क्लियर कट उसमें डिफाइन 3 ग्रुप्स करना चाहिए था ठीक से। जी वो 3 कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसपे हम रेटिंग लेना चाहते हैं, मतलब बच्चों को तो टिक करना जी पड़ेगा ना। जी सर। जैसे बच्चों ने लाइब्रेरी को टिक कर दिया फील्ड स्टडी में, जी तो वो यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, वो वेरिएबल फील्ड स्टडी वाला। सर वो हमने लिखा था, बस उसमें ये फाइल में हमने ऐड नहीं किया था, अदरवाइज हमने 3 ग्रुप बनाया था। SPSS का डेटा तो सर अभी भी हाँ है, अगर आप चाहें तो स्क्रीन शेयर करके दिखा भी नहीं, सकते हमें एसपीएसएस डेटा देखने से नहीं मतलब है, हमें ये है कि जो भी केस हम डिजाइन करें उसका लॉजिकल मतलब तो समझ में आना चाहिए सबको। बाकी अदर स्टूडेंट क्लियर हो रहा है कि हम लोगों की डिस्कशन क्या हो रही है? यस सर। सभी को क्लियर हो रहा है कि हम क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ, जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग लिखा वेरिएबल ना, है सर, ये ब्लॉक वेरिएबल का नेचर क्या होगा? ये नॉन मैट्रिक या मैट्रिक होगा? जनरली इसको हम नॉन मैट्रिक रखते हैं इसको। मतलब ग्रुपिंग वेरिएबल ही, इसको ग्रुपिंग वेरिएबल ही रखते हैं इसको। इसको आप इसको ऐसे समझो, ब्लॉक है जरूर बट ये इंडिपेंडेंट ही है। ओके सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे समझो, थोड़ा और आसान तरीके से हम समझाएं अगर इसको, तो जैसे क्लास चल रही है, यस सर। अब उस क्लास में हमने वाईफाई को ऐड कर दिया एक वेरिएबल। क्लियर हो रहा है मेरी बात? यस सर। यस सर। अब लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज हो जाएगी कि नहीं क्लास की? रेटिंग जो 1 to 10 स्केल में जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की जो रेटिंग है, तो चेंज हो जाएंगे। वाईफाई आने से बच्चे 9 की तरफ जाएंगे ना, 10 की तरफ जाएंगे ना। यस सर। और इधर अगर वाईफाई यस ना सर। होता, यस नई क्लास में होता वाईफाई, तो वो कहते ठीक है भाई, 50% पसंद आया, इतना अच्छा नहीं लगा। क्लियर हो रही है? सर फिर जी हम सर। वाईफाई को यस सर। ग्रुपिंग वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब हमें तो उसको उसमें दिखाना है ना, नॉन मैट्रिक में। हम इसको मेजर कैसे करेंगे? हम कैसे क्या वैल्यूज डालेंगे? लाइकिंग तो नहीं पूछेंगे ना 1 to 10, वरना तो स्केल हो जाएगा। वरना तो स्केल हो जाएगा। तो वाईफाई है नहीं है ये कर सकते हैं। या तो फिर हम ये करते कि वाईफाई की उसके बैंडविड्थ को दे देते कि इतने से इतने में चल रहा है, तो क्या इफेक्ट आ रहा है? मतलब स्पीड, हाँ, कनेक्टिविटी। जैसे स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड का ग्रुप कर सकते हैं, या यस नो के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि वाईफाई है नहीं है। बस हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था, जो अभी हम जो पूछना चाहते थे, रेस्ट हमें क्लियर हो गया था कि अगर हमने कोई ब्लॉकिंग वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो फिर हम उसको मतलब ग्रुपिंग में क्यों कन्वर्ट करके हम उससे डायरेक्ट मतलब फिर पूछ रहे हैं कि आपको बताओ कि आपको वन पसंद आया, लाइब्रेरी अच्छा लगा, कि आपको फील्ड वो अच्छा लगा, इंक्यूबेशन सेंटर अच्छा लगा, या ऑब्जर्वेशन। हम उसमें स्केल क्यों नहीं पूछ रहे थे? हमें बस ये कंफ्यूजन थी मेरी। हाँ, स्केल इसलिए नहीं कर सकते कि हम उसको एज ए इंडिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे फील्ड स्टडी को ही हम इंडिपेंडेंट मान के इसको हटा देते हैं, वो वाला पहला वाला जो आपने वेरिएबल लिया था, ये हटा के हम उसको एज ए यहाँ पे टीचिंग मेथड्स की जगह पे हम यहाँ फील्ड स्टडी डाल देते हैं, तो ये सीआर बन जाएगा ये अपने आप। यस सर, यस सर। क्लियर हो रही है मेरी बात? ओके सर। अब जैसे अब सपोज करो हमें मैट्रिक में वेरिएबल कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो मैट्रिक टाइप के हैं, जिसको हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। कुछ होते हैं वेरिएबल हम्म हम्म जिसको हम मैट्रिक में नहीं जैसे सपोज करो अगर सैलरी है, और सैलरी में सबने सैलरी अपनी लिखी है, एग्जैक्ट सैलरी लिखी है, हम्म तो उसको तो हम नहीं कर सकते
ग्रुपिंग में, या करना चाहे तो कर सकते हैं, रेंज बना दोनों तरीके से बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। लेकिन अगर हमारा मैट्रिक का ही केस है तो हमें अदर तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसमें फिर नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, फिर उसकी मैट्रिक की कि नॉर्मल है कि नहीं है डेटा, फिर उसके बाद उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन एनोवा में हमें समझ में आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट या जो हमारा ब्लॉक है वो कैसा होना चाहिए। नॉन मैट्रिक। हाँ, कैटेगरिकल होना चाहिए। ठीक। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट अब आगे आपने ये फिगर यहाँ बनाई तो सही है इसकी, सेकंड वाला केस जो आपने लिया है रैंडमाइज ब्लॉक वाला, लेकिन फील्ड स्टडी वाला ग्राफ नहीं ऐड किया क्या? जैसे यहाँ सर पे क्या देख नहीं आया है क्या? नहीं, जैसे यहाँ पे फुल फैक्टोरियल स्टार्ट हो गया, यहाँ एक और ग्राफ बनना चाहिए जिसमें फील्ड स्टडी का भी ग्राफ बनना चाहिए। ओके यहाँ पे सर, दिख हम रहा है? देखिए। हाँ, हाँ हाँ। उसको भी आपने ऐड करना भूल गए हैं लग रहा है, उस वेरिएबल को। ओके सर, ऐड अच्छा, करके हम अपडेट कर। हाँ, अब तीसरा वाला डिस्कस करो आप। तो ये हमारा तीसरा था फैक्टोरियल डिजाइन। हमने इसमें केस लिया है कि टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द क्रॉप यील्ड। तो इसमें हमारे दो आईवीज है और एक हमारा वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। आईवीज जो है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, ये हमने ग्रुपिंग वेरिएबल्स लिए हैं और क्रॉप यील्ड को हमने स्केल पे लिया है। तो पहला हमारा जो नल हाइपोथेसिस बना है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप यील्ड। दूसरी जो नल हाइपोथेसिस बनी है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द क्रॉप यील्ड। एंड थर्ड है, देयर इज नो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप यील्ड। हमने इसमें ना तीन तरह के पेस्टिसाइड्स लिए हैं, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और जर्मिसाइड्स। हाँ, ये और क्लियर हो, फर्टिलाइजर। ये केस क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है ये। यस यहाँ पे सर। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सही हो रहा है। और सर हमने जो फर्टिलाइजर्स लिए हैं वो हमने थ्री टाइप्स के फर्टिलाइजर्स लिए हैं। एक है हमारा पोटेशियम फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। हाँ, ये क्लियर है। तो रिजल्ट आपका क्या हो रहा है कि एक्सेप्टेड तीनों आ रहे हैं, यस सर। मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। यस सर। तो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द अदर स्टूडेंट? एक 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 पार्ट इसमें मिसिंग है, जो एलएस वाला जो था, जिसमें दो दो ब्लॉक इंसर्ट करने थे। सर वो उसमें हम उसी सेम जो हमारा एग्जाम्पल था ना, यही जो अभी हम कर रहे थे क्लासरूम स्टडी मेथड में, हमने सोचा कि हम एक और वेरिएबल ऐड करें, फिर वो ग्रुपिंग करने में दिक्कत हो रही थी कि क्या ग्रुपिंग करेंगे। अच्छा, ग्रुपिंग नहीं समझ में आ रही थी। जैसे हमें फील्ड स्टडी का बहुत देर में समझ में आया कि हमें ये तो समझ में आ गया था कि हम प्रैक्टिकल मतलब अगर उनको एक्सपोजर देंगे तो कि उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा उनके उस पे, उनके प्रेफरेंस पे टुवर्ड्स द टीचिंग मेथड। तो पर हमने उसे ग्रुपिंग में भी हमें बहुत टाइम लगा, तो हमने फिर नेक्स्ट ब्लॉकिंग वेरिएबल हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या लगाएं। वैसे सर अब मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे आपने मुझे वो क्लासरूम का विजुअलाइजेशन दिया, हम उसमें टीचर का जो कम्युनिकेशन का वो है, हम वो भी एक ब्लॉकिंग वेरिएबल रख सकते हैं कि वो किस लैंग्वेज को यूज कर रहा है, लाइक हिंदी, इंग्लिश और हाँ, रीजनल लैंग्वेज। यस, अब आपको समझ में आ रहा है। विजुअलाइजेशन, इसी को कंसेप्चुअल मॉडल बोलते हैं। हाँ, तो जब अभी आप विजुअलाइज करा रहे थे ना, तब मुझे ये वाली बात आई कि हम टीचर का कम्युनिकेशन स्किल को भी वो कर केवल सकते थे। केवल स्टैट्स यूज करना ही नहीं सलूशन होता है। जब तक अब हम हम उस इसमें केस कर सकते हैं वो जब तक हम उस केस फ्लैटेंस को का। पूरा विजुलाइज करके देखते नहीं हैं अपने आंखों के सामने, तब तक यस आपको सर। वेरिएबल ही नहीं समझ में आएगा कि क्या इंसर्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी सर। क्योंकि ऐसे जैसे एक होता है कि एक होता है कैसे उसको जैसे एक कोई पेपर पे कुछ लिखा है, जैसे जैसे मैंगो लिखा है पेपर पे, और मैंगो लिखा है और मैंगो लिखने के बारे में हम मैंगो के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको।
तो क्या मैंगो का जो टेस्ट है वो पता चल जाएगा आपको? नहीं। वो तो खाने पे ही पता चलेगा। यस सर। तो लिखने से और कहने से दोनों से कुछ नहीं समझ में आ सकता। जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हो गई सारी? यस सर, अब हम इसमें ना वो लैंग्वेज वाला भी लगा के, लैटिन स्क्वायर लगा के भी देख लेंगे। हाँ, फिर आप चेक करके आप बता सकते हो कि कैसे उसका क्या इफेक्ट आएगा। और इसको आप अदर केसेस पे भी अप्लाई करते समय हमें विजुलाइज करना होगा पहले केस को, यस सर। सिर्फ लगाने के लिए नहीं कि 3-4 वेरिएबल उठाया उसको लगा दिया एनोवा लगा के हो गया काम, सिग्निफिकेंस वैल्यू आ गई, एक्सेप्ट रिजेक्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। हमें तो ये कंसेप्चुअल मॉडल, जो हम मॉडल प्रिपेयर करते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल जो फिगर बनाते हैं हाइपोथेसिस के पहले, हाइपोथेसिस के पहले एक हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, जो मॉडल होता है प्रपोज्ड मॉडल, यहाँ पे बनता है ना, यहाँ Yes, sir. सर्किल बनाते हैं, फिर डिपेंडेंट बनाते हैं, एरो बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये अगर कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं है आपके केस का तो फिर नहीं समझ में आएगा चीजें। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे सबको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए इस लेवल पे। यस सर। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? आगे आगे चले। Yes, यस sir. सर। आर स्क्वायर बता दो एक बार फिर से हमको। और ये जो स्टार लगा बीच में, ये क्या मतलब है? फर्टिलाइजर एंड पेस्ट स्टार। Sir, interaction effect. हाँ, इंटरेक्शन इफेक्ट, इमीडिएट आपको आंसर आना चाहिए इंटरेक्शन इफेक्ट का, ये है। आर स्क्वायर क्या है? सर आर स्क्वायर आपका कि 73% आपकी मतलब डेटा जो है वो सही है कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन में। कोरिलेशन क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Sir, coefficient of determination. हाँ, जैसे आर आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आर स्क्वायर बन जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? एडजस्टेड आर स्क्वायर में थोड़ा सा चीजें और ऐड होती हैं रिफाइन करने के लिए। इसको हम मॉडल समरी जब डिस्कस करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में, जी वहां पे एक्सप्लेन करेंगे इसको। ओके सर। ठीक है, जी सर। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, सर ये आर, दोनों, ये जो आर आर मल्टीप्लाई किए हैं सर, हाँ, तो सर ये जब दो वेरिएबल होंगे तो एक ही आर होगा, तो क्यों आप दो आर से मल्टीप्लाई किए हैं? सर कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में होगा तो हाँ, एक ही वो आर होना। जैसे आर की वैल्यू जैसे होती है ना, कोई भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलता है, जी जैसे 0.78 ऐसे है फॉर एग्जांपल, जी आर की में तो वैल्यू, तो जैसे 2 वेरिएबल v1 एंड v2 का कोरिलेशन है कि इसका 2 वेरिएबल है, v1 v2 का कोरिलेशन कितना है? इतना है। जी। इसका क्या मतलब है? हाई कोरिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। V1 एंड V2। अब 7 8 को 2 बार जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जी 0.78 को 2 टाइम, तो उसी को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है सर। अब वो वैल्यू हमारी जितनी बेटर होगी, मतलब नियर टू 1 होगी, 5.5 से एबव होगी, दैट मींस जो दोनों वेरिएबल मिलके या दोनों वेरिएबल्स के जो आइटम्स हैं जी वो मैक्सिमम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं चीजों को, या हमारा डेटा लॉस मिनिमम है। ठीक। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। इसको थोड़ा और अगर क्लियर करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर सपोज करो 1 है, जी
1 जी क्या मतलब है? सर मीन्स 100% एक्सप्लेन, जो डेटा में चेंज हो रहा है वो 100% एक्सप्लेन हो रहा है आईवी के द्वारा। तो 1 अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो आर स्क्वायर कितना होगा? सर आर स्क्वायर भी 1 ही होगा फिर। हाँ 1 ही होगा। तो दैट मीन्स 100% आर स्क्वायर हो जाएगा। जी तो 100% आर होने का क्या मतलब है? सर कोई डेटा लॉस है ही नहीं, कोई 100% डेटा, एक्सप्लेन। हाँ कोई डेटा लॉस है ही नहीं है, 100% चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। क्लियर? जी अच्छा अच्छा ये आर स्क्वायर एक अलग चैप्टर हो जाएगा, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सीधे आपके पुराने सिलेबस पे जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था, यहाँ पे। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यस सर। अब आते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमने एक फाइल भेजी थी आपको। फाइल का नाम क्लियर है? नॉन पैरामेट्रिक नाम से एक फाइल भेजी थी, स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। यस सर। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। ये 2 वेरिएबल जो लास्ट में ऐड किया है वो आई थिंक हमारे इसमें अभी डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे ये 6 और 7 वेरिएबल। हम अभी बात करते हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 तक। 1 क्या है? एवरेज सैलरी है जिसमें 2 लेवल हैं, 1 2। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम, वेरी मिनिमम बुक्स हैं, मिनिमम बुक्स हैं, मैक्सिमम बुक्स हैं, वेरी मैक्सिमम बुक्स हैं। हमें पता नहीं है, जैसे उस कॉलेज का ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी, नहीं तो हम इस तरह से रेट कर लिए। अगर हमें पता होता तो एग्जैक्ट नंबर लिख लेते। यहाँ समझ में आ रही कि नहीं ये मतलब क्या, कैसे, क्यों ऐसा बनाया गया है? पर सर हमने कुछ ना कुछ तो माना ही होगा ना कि अगर इससे कम बुक होंगी तो नंबर, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट की होगी। सपोज 10 से कम बुक्स हैं तो वेरी मिनिमम, 20 से कम है तो मिनिमम। जब हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होती है, जैसे हमें फिगर एग्जैक्ट ना पता हो, किसी कॉलेज का डेटा क्लियर ना हो, जी तो हम हमें इसी टाइप का लेना पड़ेगा रिस्पॉन्स। अच्छा इतना तो बताओ आप कि आपके कॉलेज में बहुत ज्यादा किताबें हैं, बहुत कम किताबें हैं, या नॉमिनल है, मिनिमम है? मैं कुछ तो बता सकते हो आप। ऐसा अगर नहीं बताना चाहते हो कि आपके लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो ये तो बता ही देगा पर्सन। ओके। इसलिए ऐसा रखते हैं, जैसे अगर हमें एग्जैक्ट मिल जाए तो तब तो सो फॉर सो बहुत अच्छी बात है। फी के बारे में हमने पूछ लिया। आपके कॉलेज में बहुत कम फीस है, ज्यादा है, बहुत हाई है, ऐसा पूछ लिया। क्लियर? नंबर ऑफ रिक्रूटर्स, मतलब आपके कॉलेज में जो आते हैं रिक्रूट करने के लिए, जो कंपनियां आती हैं, ज्यादा आती हैं कम आती हैं? अच्छा आपके कॉलेज में कितने टाइप्स के स्टूडेंट हैं? आप, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप विजुलाइज कर पाओ केस को। आप मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो विजुलाइज करना है किसी भी केस को। जब हम लोग डिस्कस करें तो उसको आप इमेजिन कर देखें, वहां पे हम वहां पे खड़े हो जाए हम वहां पे। अच्छा आपने वो सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सुपर 30 वाली फिल्म नहीं सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। है? अच्छा नहीं सुनाई दे रही, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है? अब आ रही है, मतलब बीच में अभी आपने 2-3 स्टेटमेंट दिए तो नहीं सुनाई दिया। अच्छा ये नेट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जबकि यहाँ पे नेट हमारे पास सही आ रहा है। सर आप कुछ बोल रहे थे जी। सुपर 30, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सुनाई दिया था। अच्छा जैसे सुपर 30 मूवी आई थी एक ना, यस सर। उसमें बच्चों को एक विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई बताई गई थी, उसमें दिखाई गई थी सारी चीजें वो फील करते हैं।
यस सबने मूवी देखी है कि नहीं? मैंने तो देखी है। यस सर, और सबने बाकी लोगों देखा। ने? यस सर। सबने देखी है। तो मूवी में क्या था कि वो विजुअलाइजेशन पे फोकस करता है ज्यादा। तो अगर आप विजुअलाइजेशन को अगर कंसंट्रेट करो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो आपको दिख रहे हैं, आप वहां पे खड़े हो, उस कॉलेज में खड़े हो जहाँ पे किस टाइप के स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको? इंजीनियर, कॉमर्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट और अदर ग्रेजुएट। हाँ, ऐसा आप बीच में वहां खड़े हो, ऐसा सोचो, जहाँ पे इस तरह की चीजों को हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, केस 4 क्या कहता है? के इंडिपेंडेंट सैंपल। और केस 5 क्या कहता है? उसका नाम क्या है? के रिलेटेड सैंपल। अब के इंडिपेंडेंट और के रिलेटेड का डिफरेंस पहले समझो। के इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? के का मतलब क्या है? So number of independent variables. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। के का के का मतलब है ये जो 4 लिखा है, 4, जी. So ये के। number of categories in the independent variable. हाँ, नंबर ऑफ कैटेगरीज, मतलब अगर के लिखा है तो दैट मीन्स वो दो से ज्यादा हो सकता है। टू इंडिपेंडेंट या के इंडिपेंडेंट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? टू इंडिपेंडेंट या तो हम बोलेंगे टू इंडिपेंडेंट या हम बोलेंगे के इंडिपेंडेंट। टू इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ दो ही ग्रुप होते हैं। और के इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? 4 ग्रुप्स की स्टडी हो रही है। 4 ग्रुप्स मीन्स दो से ज्यादा। और टेस्ट वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एवरेज सैलरी है। क्या है? तो हाइपोथेसिस हमें क्या टेस्ट करनी है? द 4 ग्रुप्स हैव सिमिलर वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज सैलरी। द नॉमिनल ग्रुपिंग वेरिएबल इन्फ्लुएंस द टेस्ट वेरिएबल। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। द इंजीनियर्स, कॉमर्स, साइंस एंड अदर ग्रेजुएट्स गिव द सेम रैंक फॉर एवरेज सैलरी इन रेटिंग द बी स्कूल। किस समझ में आ रहा है? क्या चेक करना चाह रहे हैं इसमें हम? हाँ, यस, एनीबॉडी? सर इसमें हम देख रहे हैं कि जो चारों ग्रुप है, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स और अदर्स जो है, उन सबकी वो सब सेम रैंक, मतलब कि एवरेज सैलरी सबकी सेम ही दी जा रही है उनको, कि अलग अलग है? हाँ, एक हमारा कॉलम था, एवरेज सैलरी हमने लिया था टेस्ट यस वेरिएबल में। चारों जितने भी हमारे 20 स्कूल्स थे, जो सर। हमारे रिस्पोंडेंट थे, उनको हमने रेट करने के लिए बोला था एवरेज सैलरी के बारे में, आप रेट करो। मिनिमम है, हाई है, मोर है। अब ये 4 ग्रुप, जो 4 ग्रुप्स के स्टूडेंट हैं, वो कैसा रेट कर रहे हैं? इज देयर एनी डिफरेंस इन 4 ग्रुप्स? ओपिनियन का डिफरेंस है एवरेज सैलरी को लेके, या वो सिमिलर ओपिनियन है सबकी, चारों ग्रुप्स की? यस। तो के इंडिपेंडेंट का मतलब दो से ज्यादा ग्रुप होगा तो उसको के इंडिपेंडेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक। और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एनोवा की जगह पे कौन सा टेस्ट यूज होता है? कुरस्कल वैलीज टेस्ट। दिख रहा है यहाँ पे टेस्ट टाइप में? नीचे। Yes, sir. सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दीजिए। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दें।
यस दिखा कुरस्कल वैली एच टेस्ट दिख रहा है।